हमारे साथ बहुत ही सीनियर कानूनदान मौजूद हैं। हामिद खान साहब मौजूद हैं, रशीद रिजवी साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब, अगर मैं आपसे पहले जान सकूं कि जाहिर है आइन का एक स्पिरिट है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो इंक्लूसिव हो, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो, वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर से मुशावरत करें, उसके बाद चेयरमैन नैब तैनात हो, कुछ मजीद ओहदों के बारे में भी यही है। मगर अब अपोजिशन की एक पोजीशन है, वो कह रहे हैं कि अगर अपोजिशन लीडर के ऊपर केसेस हैं तो ये हो नहीं सकता कि चोर अपना ही तफ्तीशी मुकर्रर करे। तो अपोजिशन में ज़ाहिर है बहुत सारी क़यादत है जिसके खिलाफ केसेस हैं। अगर ये मामला पार्लिमानी कमेटी में जाता है तब भी हुकूमत की ख्वाहिश है कि वो अपने आप को अलग कर लें इस मामले से, जो भी अरकान कौमी असम्बली हैं। अगर ये पार्लिमानी कमेटी में जाए तो आप समझते हैं वाकई जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, आइन और कानून एक तरफ अगर कहता भी है कि कंसल्टेशन हो तो उसको मद्देनजर रखते हुए हुकूमत की पोजीशन ठीक है? मैं समझता हूँ महज केस होना किसी के खिलाफ काफ़ी नहीं है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। अभी तो केस साबित होना है, तो इस खातर के किसी के खिलाफ कोई केस बन गया है, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इसमें ओपिनियन देने के उस कानून में जबकि वाज़ेह शिक मौजूद है कि ये तकर्री जो है वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मिलकर करनी है, दोनों की मर्ज़ी से कंसेंसस से होगी, तो इसमें किसी एक को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता इस बुनियाद पर कि जी उसके खिलाफ अपने खिलाफ केसेस हैं नैब के। तो जो अपोजिशन कह रही है कि स्ट्राइक डाउन हो जाएगा अदालत से, आपको लगता है ऐसा हो सकता है? अभी तक जो जजमेंट्स आई हैं इसके ऊपर, सबसे पहली 2001 वाली जजमेंट थी खान ऑफ असफंदियार वली वाली, उसमें उन्होंने कहा था कि ये कुछ ऐसी शिकें हैं इसकी जिनमें तब्दीली नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये बहुत अहम है, ये इस एहतसाब से रिलेटेड हैं। फिर उसके बाद भी 2-3 जजमेंट्स आई हैं जिसमें 2 चेयरमैन नैब रिमूव किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। तो बात यह है कि आप नैब के इस कानून में इस तरह की तब्दीली लाते हैं, थ्रू ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, और एक नैब के चेयरमैन को जो कि जिसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है उसकी मुद्दत में तौसीह करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, उस कानून की रूह के ख़िलाफ़ है जिस कानून की बुनियाद एहतसाब है। आप किसी शख्स को ये उम्मीद दिलाते हैं कि वो अपनी टर्म के बाद भी जो है वो उस ओहदे पर फायज रहेगा, वो बहुत ही ज़्यादती है और कानून और आइन की रूह के ख़िलाफ़ है। अब ये अदालत क्या फ़ैसला करती है तो मैं आज नहीं कह सकता, लेकिन अगर आज़ादाना फैसला करते हैं तो मेरे नज़दीक ये ऑर्डिनेंस जो है ये जो है सस्टेन नहीं हो सकता। रजीव साहब, एक आइन का और कानून का स्पिरिट है, मगर अगर अदालत ये कह रही, अगर हुकूमत ये कह रही है कि जी तफ्तीशी अपना मुकर्रर नहीं कर सकता है खुद चोर, और दायरे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात कर रहे हैं, फिर दीगर जिन पर इल्ज़ाम है कि वो ना आए चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से, ये कितनी उसूली पोजीशन है जिसमें हुकूमत कहती है कि जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है लीडर ऑफ द अपोजिशन का और उन दीगर मेम्बरान का जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं या फिर नैब के केसेस हैं? देखिए, अगर ऐसा कोई प्रिंसिपल है जूरिस्प्रूडेंस में तो पीटीआई के जो लोग ट्रायल फेस कर रहे हैं नैब में या एंटी करप्शन में, उनके लिए हुकूमत क्या कर रही है? क्या हुकूमत ने कोई अपोजिशन से जजेस अपॉइंट करवाए हैं? उसमें उन अदालतों में भी जो पीटीआई के लोग हैं उनके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं, उनमें भी तो सरकार के अपॉइंट किए हुए पीटीआई के जुडिशल ऑफिसर अपॉइंट किए हुए हैं, FIA वाले भी वही है, नैब वाले भी वही है। उनके लिए कोई ऐसा अलग इदारा हो जिसको सिर्फ अपोजिशन कंडक्ट करेगी? ये ख़ुद अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कह रहे हैं ये बात कह के कि जी वो चूँकि केसेस हैं उसमें बन नहीं सकता। जैसे हामिद खान साहब ने कहा कि जब तक कन्विक्शन नहीं होती एवरी पर्सन इज़ टू बी प्रिज्यूम इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। तो मैं समझता हूँ कि ये बात कोई वज़न नहीं रखती है। और आप अगर नैब ऑर्डिनेंस का ख़ुद एग्ज़ामिन करेंगे तो उसमें ये है कि इन एब्सेंस ऑफ चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन विल एक्ट एज चेयरमैन, उसकी प्रोविज़न है। तो उसके बाद आप इस आदमी को क्यों एक्सटेंशन दे रहे हैं? इनकी बदनीयती तो इसी से जाहिर हो रही है कि लॉ में एक है प्रोविज़न की चेयरमैन की एब्सेंस में डिप्टी चेयरमैन काम करेगा, तो फिर ये क्यों उसको ला के बैठाना चाहते हैं? मतलब अगर जो आज ऑर्डिनेंस आया है, रिजवी साहब आपको
लगता है, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है काफ़ी सारी तब्दीलियाँ भी की हैं, जो एतराज़ात नैब पर होते हैं उनको भी एड्रेस करने की हुकूमत ने कोशिश की है, मगर जहाँ तक कंसल्टेशन वाली बात है उसको रखा है, मगर हुकूमत कह रही है कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म कम अज़ कम नहीं करेंगे, वज़ीर क़ानून कह रहे हैं कि सदर करेंगे, वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि होनी नहीं चाहिए, मगर फिर ये पार्लियामेंट में भी कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए पार्लियामेंट में भी जाएगा, वहाँ पर अपोजिशन अपनी राय दे दे। आपको लगता है जो अपोजिशन कह रही है कि अदालत से स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, ऐसी कोई बात हो सकती है? देखें, जो खान असफंदियार केस का जो स्पिरिट है और जो हम कहते हैं पूरे बहुत सी जजमेंट्स आई है, और चेयरमैन के इशू पे भी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो उस लिहाज से एक इंडिपेंडेंट अगर आप इदारा चाहते हैं तो उसका सरबराह भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। उसमें अगर इसके कंटिन्यूएशन को अलाउ करेगी सुप्रीम कोर्ट, तो मैं समझता हूं कि वो पब्लिक की नज़र में और पब्लिक एट लार्ज की नज़र में वो नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे कि ये तो जो है आप वही पुराने साहब को अपने लॉ के ख़िलाफ़, जो लॉ कहता है ओरिजिनल, जो मास्टर स्टैट्यूट है वो कहता है, उसके ख़िलाफ़ मुनफी करेंगे। उसूलन तो मैं समझता हूँ स्ट्राइक डाउन हो जाना चाहिए। हामिद खान साहब, आप क्या कहिएगा? जावेद इकबाल साहब उस वक्त तक कंटिन्यू करें जब तक कि कंसल्टेशन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता। अपोजिशन के लिए इसमें बहुत लंबा टाइम लग सकता है, इसलिए इनको बहुत लंबी तौसीब भी मिल सकती है। क्या ये जो कानून है उसके मुताबिक है? देखिए, बात यह है कि कंसल्टेशन होती रहे, लेकिन ये नैब चेयरमैन जिस दिन उसकी टर्म ख़त्म हो जाएगी, 4 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद एक दिन भी वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। आप एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसको कंटिन्यू करा रहे हैं, तो आप उस बुनियादी कानून की जिसको आप तरमीम जिसकी करने जा रहे हैं बज़रिया ऑर्डिनेंस के, उस रूह के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, उसके जो असल मकासद हैं उसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। और अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट की इस हवाले से जजमेंट्स हैं उसके बरक्स आप कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कंसल्टेशन बेशक होती रहे, इन द मीन टाइम जो नंबर 2 आदमी है वो एज एन एक्टिंग चेयरमैन चले, लेकिन इस चेयरमैन को 4 साल के बाद कंटिन्यू करना जो है वो सरासर गैर कानूनी होगा। जावेद इकबाल साहब जो हैं रिजवी साहब, वो खुद भी तो जज रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उन्हें इन कानूनी पेचीदगियों का पता होगा। उसके बावजूद अगर वो इस तौसी को कबूल करते हैं तो आपके ख्याल में उन्हें नहीं पता होगा कि ये कानून के मुताबिक है या नहीं है? आपको लग रहा है ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा अदालत से? उनको ये अंदाज़ा तो होना चाहिए कि जो ऑर्डिनेंस है या आ रहा है वो बिल्कुल ही 99 ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ है, और उसकी जो असफंदियार वली की जजमेंट जो है उसके स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। उन्हें अखलाक़ी तौर पे तो कबूल नहीं करना चाहिए, लेकिन इस मुल्क में खानज़ादा साहब एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मैं हामिद खान साहब, फिर मुझे ये भी बताइएगा कि एहतसाब की जो ये स्ट्रगल है, जो नारा है, उसमें आप साथ रहे इमरान खान साहब के, एक लंबा अरसा आप साथ रहे, आपने ये स्ट्रगल की। जो 3 साल तक ये एहतसाब हुआ है, जिस पर अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है कि इंतकाम है, एहतसाब नहीं है, अदालतें कहती हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, आप ख़ुद बतौर ऐसी शख्सियत के जिन्होंने साथ स्ट्रगल की, किस हद तक आपको इत्मीनान है कि ये दुरुस्त एहतसाब हुआ है? ये जिस तरह से एहतसाब का अमल चल रहा है कुछ सालों से, वो काबिल तसल्ली तो नहीं है, इत्मीनान बख्श तो नहीं है, क्योंकि उसमें लगता तो है कि सिर्फ अपोजिशन को ही उन्होंने इसमें एहतसाब के तहत लेके आए हैं, और दूसरे लोग जिनका हुकूमत से कोई ताल्लुक़ है, ये जिसको इस्टेब्लिशमेंट पसंद करती है, चाहे उसके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात है, केसेस हैं, उसके ख़िलाफ़ एहतसाब नहीं हो रहा। तो इस वक्त तो यही लग रहा है कि जैसे एहतसाब जो है ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट इसका सिलसिला चला रही है, उसमें जिसको अप्रूव करते हैं उसके ख़िलाफ़ होता है, जिसको नहीं चाहते उसके ख़िलाफ़ नहीं होता। लिहाजा ये तासुर बड़ा आम पाया जाता है कि एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रहा। वैसे मगर एहतसाब ही लगे ना कि इंतकाम लगे, इस तासुर को ज़ाइल करने की जिम्मेदारी चेयरमैन नैब की है या किसी और की है?
ये चेयरमैन नैब का ही बुनियादी काम है कि वो एहतसाब बराबरी की सतह पर, बराबरी की बुनियाद पर और अक्रॉस द बोर्ड करे। अगर वो नहीं होता तो उसमें जिस पर सबसे बड़ा ब्लेम आएगा वो चेयरमैन नैब ही होगा। और मैं समझता हूँ कि पिछले 4 साल की चेयरमैन नैब की कारकर्दगी कोई तसल्ली बख्श नहीं रही। इससे पहले भी वो जिस किसी भी फंक्शन में उनको दी गई है जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी उन्होंने कोई इतनी अच्छी तरह निभाई नहीं। इससे कबल उन्होंने जो 2011 का जो वहाँ पर उसामा बिन लादेन वाला जो था अटैक, उसके ऊपर जो एक कमीशन बना था, उसका भी चेयरमैन इन्हीं मौसूफ को लगाया गया था। उसकी रिपोर्ट आज तक मंजर आम पर नहीं आ सकी कि क्या इन्होंने रिपोर्ट दी थी। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा से के इशारों पर चलते हैं, इसलिए इनकी कारकर्दगी हरगिज़ एहतसाब के हवाले से किसी सूरत भी तसल्ली बख्श नहीं है। रज़ी साहब, आप बताइएगा, ज़ाहिर हुकूमत तौसी देना चाहती है जावेद इकबाल साहब को ये कहकर कि उनकी कारकर्दगी बहुत ज़्यादा अच्छी है। नैब खुद कहता है कि जी हमारी कारकर्दगी उनके दौर में बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप कैसे देखते हैं, वाकई एक ऐसी कारकर्दगी है जिसको सराहा जाए, जिसके लिए हुकूमत तौसी का सोचे या उन्हें दोबारा अपॉइंट करने का सोचे? देखिए, ये अगर क्राइटेरिया आप बनाते हैं कि बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है तो उसको एक्सटेंशन मिलना चाहिए, तो फिर ये एक इदारे तक महदूद क्यों है? फिर ये ब्यूरोक्रेसी में भी लाएं, सिविल सर्वेंट्स में भी लाएं कि जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको एक्सटेंशन दें। फिर जुडिशरी में भी जजेस, चीफ जस्टिस साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको एक्सटेंशन दें। ये कोई जवाज़ नहीं है कि कोई काम अच्छा कर रहा है तो उसको एक्सटेंशन देते रहें, आप देते रहें और दूसरे को मौके से महरूम करें। उनके जिसकी बारी है इस वक्त चेयरमैन नैब बनने की, उसको आप डिप्राइव कर दें। ये किसी लॉ में, किसी सिस्टम में, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में ये चीज़ होती नहीं है कि ये बहुत अच्छा है तो इसको अलाउ कर दो, ये कंटिन्यू करता रहे। इस तरह तो सारे डिपार्टमेंट में आप पंडोरा बॉक्स खोलेंगे आप हर जगह, फिर ये कहेंगे कि जी यहाँ बड़ी अच्छी कारकर्दगी है, इसको क्यों आप महरूम कर रहे हैं काम से। तो मैं समझता हूँ इसी जवाज़ बिल्कुल ऐसा नहीं है जिसे कबूल किया जाए। पहली बात तो ये कि ये बहुत डिस्प्यूटेड है कि उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, ये लोग नहीं मान रहे हैं। और अगर मान भी लिया जाए फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, ये कोई ग्राउंड नहीं है कि जिस पर आप एक्सटेंशन दें इन्हें।